हेलो फ्रेंड्स, सो वी मेट अगेन। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू फ्रेंड्स। आज हम आप लोगों के लिए बुद्धि के एक और नए सिद्धांत को लेकर आए हैं। ये है आपका स्टेनबर्ग का बुद्धि का सिद्धांत, जिसको हम लोग त्रितंत्र सिद्धांत या फिर ट्रायर्की थ्योरी के नाम से जानते हैं। फ्रेंड्स, प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने फैक्टर ओरिएंटेड थ्योरी के ऊपर चर्चा किया था। फैक्टर ओरिएंटेड थ्योरी के अंतर्गत हम लोगों ने अभी तक 5 सिद्धांत के ऊपर चर्चा कर चुके हैं, जिसमें पहला जो सिद्धांत था वो था आपका यूनिफैक्टर थ्योरी, जो कि दिया था बीने ने। इसके बाद हम लोगों ने स्पीयरमैन के द्वारा दिए गए 2 फैक्टर थ्योरी, जिसको हम लोग द्वि कारक सिद्धांत के नाम से जानते हैं, वो हम लोगों ने देखा था। फिर थर्स्टन का ग्रुप फैक्टर थ्योरी है ना, समूह कारक सिद्धांत। इसी तरह से थॉर्नडाइक और गिलफोर्ड का मल्टी फैक्टर थ्योरी अर्थात बहु कारक सिद्धांत के ऊपर चर्चा किया था, तथा गार्डनर का मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी अर्थात बहुबुद्धि का सिद्धांत हम लोगों ने देख चुका था। तो अभी तक हम लोगों ने फैक्टर ओरिएंटेड थ्योरी के अंतर्गत 5 थ्योरी का हम लोगों ने डिस्कस कर चुका है। अगर आप में से किसी ने अगर ये 5 थ्योरी आप लोगों ने नहीं देखा है, तो पहले आप प्लेलिस्ट में जाकर उन 5 थ्योरी को आप देख लेंगे। अगर आप वीडियो को नए देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि आगे का जो मेरा वीडियो होगा वो सबसे पहले आपके तक पहुंच पाए। आज हम जिस थ्योरी का बात करने वाले हैं वो है आपका प्रोसेस ओरिएंटेड थ्योरी। फ्रेंड्स, हम लोगों ने जाना था कि प्रोसेस ओरिएंटेड थ्योरी के अंतर्गत उन सिद्धांतवादियों के थ्योरी को रखा जाता है जिन्होंने मेंटल प्रोसेस को या फिर मानसिक प्रक्रिया वर्ड का यूज़ काफ़ी ज़्यादा किए हैं। तो यहाँ पे हम लोग स्टेनबर्ग के थ्योरी को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। स्टेनबर्ग ने माना कि बुद्धि एक मानसिक प्रक्रिया होता है। इन्होंने क्या माना? बुद्धि एक कैसा प्रक्रिया होता है? एक मानसिक प्रक्रिया होता है जो एक व्यक्ति के जीवन भर पर्यावरण से निपटने में मदद करता है ना। जिसकी मानसिक प्रक्रिया है जो व्यक्ति को या बालक को पूरे जीवन क्या करता है, वातावरण में एडजस्टमेंट के लिए है ना, समायोजन में मदद करता है। अर्थात स्टेनबर्ग ने बुद्धि के स्वरूप का वर्णन किया है प्रोसेस के रूप में, प्रक्रिया के रूप में, ना कि कारक के रूप में। अभी तक आपने जितना भी सिद्धांत पढ़ा उन सभी सिद्धांतों में एक चीज़ कॉमन था कि सभी सिद्धांतवादियों ने फैक्टर्स का बात किया, बुद्धि को एक कारक के रूप में परिभाषित किया। आज हम जिस थ्योरी की बात कर रहे हैं ये है आपका वैसे सिद्धांत जिसमें प्रक्रिया के ऊपर बल दिया गया है, प्रोसेस के ऊपर बल दिया गया है कि किस प्रकार से बालक जो है जैसे जैसे बड़ा होता जाता है, जैसे जैसे परिपक्व होता जाता है, किस प्रकार से मानसिक प्रक्रिया उसकी बढ़ती जाती है ना, किस प्रकार से वो उसके अंदर जो है इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी जो है वो बढ़ता है। फ्रेंड्स, स्टेनबर्ग का एक बुक है जिसका नाम है बियॉन्ड IQ, है ना, मतलब बुद्धि से बियॉन्ड। ऐसा इन्होंने एक बुक लिखा था 1985 में। इसमें जो है अपने इस जो थ्योरी है आपका, है ना, त्रितंत्र सिद्धांत, इसके ऊपर इन्होंने चर्चा किया है। चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में मतलब इस थ्योरी में क्या क्या बात इंपॉर्टेंट है उसकी हम चर्चा करते हैं। तो फ्रेंड्स, इस सिद्धांत में इन्होंने 5 चरण की बात की है ना। वो 5 स्टेप्स कौन कौन हैं जिसके थ्रू कोई व्यक्ति अपनी सूचनाओं को या अपने जो भी इंफॉर्मेशंस होता है उसको प्रोसेस करता है या उसको संसाधित करता है। तो जो पहला आपका है वो है आपका इनकोडिंग, मतलब संकेत, है ना, जिसको कूट संकेत या संकेत इसको हम बोलते हैं। संकेत में क्या होता है? पहला आपका है इनकोडिंग, दूसरा इन्फेरिंग। इन्फेरिंग का मतलब ही होता है अनुमान। नेक्स्ट है आपका मैपिंग। मैपिंग का मतलब होता है व्यवस्था। नेक्स्ट है आपका एप्लीकेशन। एप्लीकेशन का मतलब होता है उपयोग। और लास्ट है आपका रिस्पॉन्स, मतलब अनुक्रिया। अब हम जान लेते हैं इन सभी के बारे में कि क्या होता है। फ्रेंड्स, पहला है आपका इनकोडिंग, मतलब संकेत। व्यक्ति उस जानकारी की पहचान करता है जो कि समस्या से रिलेवेंट होता है, जो कि समस्या से संबंधित होता है। तो यहाँ पे इनकोडिंग में क्या होता है? समस्या से संबंधित जानकारी की पहचान करता है, ठीक है। दूसरा है आपका इन्फेरिंग। इन्फेरिंग में क्या होता है? इन्फेरिंग का मतलब होता है अनुमान। अर्थात व्यक्ति जो भी यहाँ पे जानकारी प्राप्त करता है फर्स्ट में, है ना, इनकोडिंग में, उस जानकारी के आधार पर एक क्या लगाता है? अनुमान बनाता है या अनुमान लगाता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका मैपिंग। मैपिंग में क्या होता है? व्यवस्था, मतलब
यहाँ पे व्यक्ति जो है अब पास्ट सिचुएशन, जो भी उसका पूर्व की जो स्थिति होती है और जो वर्तमान की स्थिति होती है उसके बीच में संबंध स्थापित करने का काम करता है। ठीक है, अर्थात पूर्व ज्ञान और वर्तमान ज्ञान के बीच में संबंध स्थापित करने का काम होता है। नेक्स्ट है आपका एप्लीकेशन, मतलब उपयोग। यहाँ पे व्यक्ति उस अनुमानित संबंध का, जो यहाँ पे बीच में संबंध जो स्थापित होता है, उस संबंध का वास्तविक उपयोग करता है। नेक्स्ट है आपका रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स में व्यक्ति समस्या का सबसे संभावित, है ना, सबसे अच्छा जो भी है ना, संभावित में सबसे अच्छा, है ना, जो भी पॉसिबल, जो सबसे बेहतर जो समाधान होता है उसको व्यक्ति खोजता है। ठीक है, तो ये है आपका 5 चरण, जो कि कोई भी व्यक्ति जो है किसी भी जानकारी को किस प्रकार से, किसी भी सूचनाओं को किस प्रकार से प्रोसेस करता है, संसाधित करता है। ठीक है, मतलब व्यक्ति के जो मानसिक प्रोसेस होता है किसी भी समस्या को लेकर के, किसी भी सूचना को लेकर के, है ना, तो उसमें जो है 5 तरह के चरण अपनाए जाते हैं। सबसे पहले उस समस्या की पहचान की जाती है तथा उससे रिलेटेड जो जानकारी होता है उसको भी पहचान किया जाता है। फिर नेक्स्ट में क्या करते हैं, उस जानकारी को एकत्रित कर करके, है ना, एकत्रित जानकारी के आधार पर एक क्या बनाते हैं, अनुमान बनाते हैं। फिर पूर्व ज्ञान और वर्तमान ज्ञान के बीच में संबंध स्थापित होता है। उसके बाद क्या होता है, जो भी आप संबंध लगाए, है ना, बनाए, तो अनुमानित संबंध का वास्तविक रूप से उपयोग किया जाता है। और फिर लास्ट में जो भी संभावित सबसे अच्छा समाधान होता है उसको व्यक्ति खोजता है। अब फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको ये 5 चरण याद होना चाहिए। पहला आपका इनकोडिंग, इनफेरिंग, मैपिंग, एप्लीकेशन और रिस्पॉन्स। काफ़ी आसान है, जैसा कि नाम है इनकोडिंग। कोडिंग का मतलब ही होता है ना, संकेत। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, जानकारी को पहचानेंगे। दूसरा इनफेरिंग मतलब अनुमान लगाना। तीसरा मैपिंग मतलब व्यवस्था, तो किसके बीच में व्यवस्था स्थापित होगा, पूर्व ज्ञान और वर्तमान ज्ञान में, पूर्व स्थिति और वर्तमान स्थिति में। एप्लीकेशन मतलब जो भी संबंध स्थापित होगा उसका क्या करेंगे, हम उपयोग करेंगे, वास्तविक उपयोग करेंगे। और लास्ट में रिस्पॉन्स मतलब अनुक्रिया, जिसमें सबसे अच्छा समाधान व्यक्ति खोज लेता है। अब फ्रेंड्स, यहाँ पे इस सिद्धांत का एक और नाम क्या है, त्रितंत्र सिद्धांत। अब इसको त्रितंत्र सिद्धांत क्यों कहा गया होगा, जरूर कोई बात है ना। तो यहाँ पे इसलिए कहा गया है क्योंकि उन्होंने व्यक्तियों में 3 तरह की बुद्धि की बात की है। अब हम उन 3 प्रकार के बुद्धि के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे देखिए किस तरीके से इसको हम या तो 3 उप सिद्धांत के रूप में इसको पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे स्टेनबर्ग का हम ऑलरेडी सिद्धांत पढ़ रहे हैं। तो इस सिद्धांत के अंदर जो 3 सिद्धांत के रूप में हम इसको क्या बोलेंगे, उप सिद्धांत बोलेंगे, या फिर हम इसको 3 प्रकार के बुद्धि के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे जो पहला बुद्धि का प्रकार है वो है आपका प्रैक्टिकल, है ना, इंटेलिजेंस या फिर प्रैक्टिकल सब थ्योरी। यहाँ पे आप सब थ्योरी जहाँ पे लिखा हुआ है उसके जगह पे आप इंटेलिजेंस वर्ड का भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला जो है आपका प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस या फिर प्रैक्टिकल सब थ्योरी, इसी को हम बोलते हैं कंटेक्चुअल। नेक्स्ट है आपका क्रिएटिव सब थ्योरी या फिर क्रिएटिव इंटेलिजेंस, और लास्ट में आपका एनालिटिकल इंटेलिजेंस या एनालिटिकल सब थ्योरी। अब इसके एक एक और नाम है, उसके बारे में भी हम लोग जान लेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर आप एब्रिविएशन करें तो यहाँ पे आप PCA से इसको शॉर्ट में याद कर सकते हैं कि स्टेनबर्ग के द्वारा 3 कौन कौन से बुद्धि के सिद्धांत दिया गया है। तो पहला है आपका प्रैक्टिकल, दूसरा आपका क्रिएटिव और तीसरा आपका एनालिटिकल इंटेलिजेंस। अब चलिए तीनों को हम एक एक करके डिस्क्राइब कर लेते हैं। फ्रेंड्स, पहली की अगर बात करें जिसको हम बोलते हैं व्यवहारिक, प्रैक्टिकल का मतलब क्या होता है, व्यवहारिक बुद्धि। तो व्यवहारिक बुद्धि में क्या होता है, इसमें कोई व्यक्ति अपनी क्षमता या आवश्यकता के अनुसार, है ना, कोई भी व्यक्ति अपनी क्षमता या आवश्यकता के अनुसार पर्यावरण को संशोधित करता है ना, किस प्रकार से बदलता है, किस प्रकार से उसको मॉडिफाई करता है, इसके बारे में बात किया गया है। ठीक है, तो व्यवहारिक बुद्धि का मतलब क्या होता है, जो कि उसको व्यवहार में प्रयोग में लाना, है ना। तो जो व्यक्ति अपने अनुसार, अपनी क्षमताओं के अनुसार पर्यावरण को ढालने का प्रयास करता है ना, अपने अनुसार पर्यावरण को ढालने का प्रयास करता है ना। किस लिए करता है ढालने का प्रयास, ताकि क्या कर सकते, उसको अपने लाभ के लिए उपयोग कर सके, है ना, उसको अपने लाभ के लिए प्रयोग कर सके।
या बहुत बेहतर ढंग से उसको उपयोग कर सके, है ना, अप्लाई कर पाए या फिर यूज़ कर पाए। ठीक है, तो ये हो गया आपका व्यावहारिक बुद्धि। तो ऐसे लोग जो कि क्या करेंगे, अपने अनुसार या अपने क्षमताओं के अनुसार, है ना, व्यक्तिगत क्षमता के अनुसार पर्यावरण को ढालना, इसलिए ताकि उसका बेहतर उपयोग कर सके, है ना, उससे ज़्यादा से ज़्यादा लाभ ले सके। तो इस प्रकार के जो बुद्धि रखते हैं व्यक्ति, वो आते हैं उनके पास होता है प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस। इसको हम बोल सकते हैं कि कुछ जुगाड़ू टाइप के व्यक्ति होते हैं। आप देखे होंगे अपने आसपास में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो किसी भी तरह से अपने कोई लाभदायक चीज़, है ना, बना लेते हैं, है ना, अगर इन्वायरमेंट में कुछ चेंजेस कर करके या फिर अपने आप में कुछ इस तरीके का चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पे भी आपको 3 प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा, है ना। अगर आपको किसी भी चीज़ को, अगर आपको लाभ के उसको लाभ उससे बेहतर लाभ लेना है, तो इसके लिए 3 प्रक्रियाएं हैं। वो कौन कौन सी 3 प्रक्रिया है वो हम देख लेते हैं। तो पहला आपका है वो है एडेप्टेशन। एडेप्टेशन मतलब अनुकूलन। दूसरा है आपका शेपिंग। शेपिंग, इसको अंग्रेजी में भी हिंदी में भी इसी तरीके से लिखते हैं, शेपिंग, है ना। और एडेप्टेशन का मतलब ही होता है अनुकूलन, शेपिंग, सॉरी। पहला है आपका एडेप्टेशन, दूसरा है आपका शेपिंग। इंग्लिश में भी आप, हिंदी में भी आप इस तरीके से लिखेंगे शेपिंग, है ना। और तीसरा है आपका सिलेक्शन। इन 3 प्रक्रियाओं के थ्रू, सिलेक्शन मतलब क्या होता है, चयन, ठीक है, और ये है आपका अनुकूलन। अब एडेप्टेशन, यहाँ पे एडेप्टेशन का मतलब क्या होता है, यहाँ पे एडेप्टेशन का मतलब होता है पर्यावरण के साथ तालमेल बैठाने के लिए स्वयं में बदलाव लाना। यहाँ पे आप किस में बदलाव लाते हैं, स्वयं में बदलाव लाते हैं। मतलब पर्यावरण जिस हिसाब से होता है, आप अपने आप को उसी अकॉर्डिंग क्या कर लेते हैं, अपने आप को चेंज कर लेते हैं। तो ये होता है आपका एडेप्टेशन। नेक्स्ट है शेपिंग। शेपिंग में क्या होता है, इसका मतलब होता है अपनी आवश्यकता के अनुसार वातावरण में बदलाव लाना। ठीक है, जब आप अपने आवश्यकता के अनुरूप वातावरण में क्या कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं, तो वो कहलाता है आपका शेपिंग। और नेक्स्ट है आपका सिलेक्शन। सिलेक्शन मतलब चयन। तो ये कब होता है, ये तब होता है जब आप अपने आप को ऐसी स्थिति में पाते हैं जिसका आपने कभी अनुभव नहीं किया होगा। तो सिलेक्शन उस स्थिति में होता है जब आपके पास कोई न्यू सिचुएशंस आता है, ठीक ना, तो आप सेलेक्ट करते हैं कि हमें ये करना है या कुछ और करना है। ठीक है, तो जैसा कि आप नाम से देख रहे हैं, एडेप्टेशन मतलब खुद में चेंज लाना वातावरण के अकॉर्डिंग। शेपिंग का मतलब होता है अपने अनुसार या अपने ज़रूरत के अकॉर्डिंग, अपने नीड के आधार पर इन्वायरमेंट में कुछ चेंजेस लाना, है ना, अपने आसपास की चीज़ों में कुछ परिवर्तन लाना, ताकि आप क्या कर सकें, उसमें समायोजित हो सके, है ना, अपने आप को क्या कर सकें, उस इन्वायरमेंट में ढाल सकें, है ना। ढालने का प्रयास क्यों करते हैं, ताकि हम उस इन्वायरमेंट का, हम उस चीज़ का क्या करें, बेहतर रूप से उपयोग कर सकें। ठीक है, आप समझ रहे होंगे, एक सिंपल सा चीज़ हो सकता है, छोटा सा चीज़ हो सकता है। सिलेक्शन मतलब आप एक ऐसी परिस्थिति में कभी कभी होते हैं जब आपको सेलेक्ट करना पड़ता है, ठीक है ना, तो कि हम ये करें या कुछ और करें। तो वैसा चीज़ जिसका हमें कभी भी अनुभव नहीं था, कुछ ऐसा चीज़ आ जाता है, तब आप क्या करते हैं, सिलेक्शन का यूज़ करते हैं। तो इन 3 प्रक्रियाओं का यूज़ कर करके हम क्या करते हैं, अपनी क्षमता के अकॉर्डिंग वातावरण को बदलने का प्रयास करते हैं, संशोधन करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो ये 3 बात आपको याद रखना है। इसके अलावा स्टेनबर्ग ने यहाँ पे कहा है कि यदि ज़रूरी नहीं है ना, मतलब इन्होंने कहा है कि ये कोई ज़रूरी नहीं है कि यदि कोई प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस को दिखाना चाहता है ना, तो उसको सभी तीनों प्रक्रिया को करना पड़ेगा। मतलब एडेप्टेशन भी करना पड़ेगा और ये भी आप किसी तीनों में से कोई एक चीज़ भी अगर आप करेंगे तो प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस आपके पास मतलब है। ठीक है, तो आप खुद सोच सकते हैं कि आपके पास, सभी के पास होता है लगभग कंटेक्चुअल इंटेलिजेंस, है ना, संदर्भात्मक बुद्धि सभी के पास होता है। चलिए, ये हो गया आपका व्यावहारिक बुद्धि में 3 प्रक्रिया, है ना, जिसकी वजह से आप क्या करते हैं, अपने इन्वायरमेंट में अपनी क्षमता के अकॉर्डिंग उसमें परिवर्तन लाते हैं, उसको मॉडिफाई करते हैं, ताकि आप उसका बेहतर ढंग से उपयोग कर सकें। व्यावहारिक का मतलब ही होता है कि आप किसी भी चीज़ को क्या करें, बहुत ही बेहतर ढंग से आपको अप्लाई करना आता होगा, आपको यूज़ करना आता होगा। चलिए, नेक्स्ट है आपका अनुभवजन्य सिद्धांत।
या अनुभवात्मक उपसिद्धांत। इसी को हम लोग सृजनात्मक सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, सृजनात्मक सिद्धांत, जिसको हम लोग एक्सपीरियंशियल सब थ्योरी या फिर क्रिएटिव सब थ्योरी बोलते हैं। यहाँ पे आप क्रिएटिव इंटेलिजेंस भी बोल सकते हैं, एक्सपीरियंशियल इंटेलिजेंस भी आपको क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। तो आप इससे डरे नहीं कि सब थ्योरी क्यों लिखा हुआ है। फ्रेंड्स, यहाँ पे कई आपको जगह पे सब थ्योरी मिलेगा, कहीं कहीं पे क्वेश्चन पे आपको इंटेलिजेंस आपको दिखाई देगा। तो जानते हैं एक्सपीरियंशियल या फिर क्रिएटिव इंटेलिजेंस किन लोगों में होता है। तो फ्रेंड्स, इसमें वैसे मानसिक कौशल आता है जिसमें व्यक्ति जो है नई समस्या के लिए नए समाधान पर पहुंचने की कोशिश करता है। जैसा कि नाम है ना, नया कुछ क्रिएट करना है, कुछ इन्वेंट करना, कुछ डिस्कवर करना, है ना, और अनुमान लगाता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या होता है, कोई व्यक्ति जो है नई समस्या के नए समाधान पर, है ना, नई समस्या भी नया होता है, तो समस्या नया होगा तो समाधान तो उसका नया होगा ही, है ना, वो खोजने का प्रयास करता है। जैसे आपके जितने भी साइंटिस्ट हैं, अब साइंटिस्ट जैसे कि आप बेहतर साइंटिस्ट आपके आइंस्टीन आ गए, आइंस्टीन हो गए, इसके अलावा न्यूटन, है ना, तो ये सभी लोग जो हैं, इन सभी लोगों के पास कौन सा बुद्धि होता है, तो वो आपका होता है क्रिएटिव इंटेलिजेंस। अब आपको क्वेश्चन में इसी तरीके से पूछ सकता है कि जो जो वैज्ञानिक हैं, है ना, जो भी न्यूटन आइंस्टीन जैसे वैज्ञानिकों के पास निम्नलिखित में से किस प्रकार की बुद्धि हो सकता है। तो प्रैक्टिकल हो सकता है, या फिर क्रिएटिव हो सकता है, या फिर एनालिटिकल हो सकता है, या इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा होगा, क्रिएटिव होगा, है ना, या फिर एक्सपीरियंशियल आपको दे सकता है। तो इस तरीके से आपको सीटेड क्वेश्चन पूछने की संभावना रहता है सीटेड में। चलिए अब बात कर लेते हैं यहाँ पे। अभी हम लोगों ने क्या देखा, अनुभवजन्य उपसिद्धांत के बारे में। इसमें क्या होता है, इसमें कोई व्यक्ति नई समस्या के लिए नया समाधान पर पहुंचने का प्रयास करता है। अब यहाँ पे क्या हो सकता है, कोई अगर नवीन समस्या है, ठीक है, कोई अगर नई समस्या है, पूरी तरह से नई है, तो इससे निपटने का तरीका, है ना, कुछ नया तरीका से उसको क्या करेगा, समाधान करेगा। और धीरे धीरे क्या होता है, जब यहाँ पे एक्सपीरियंशियल नाम क्यों रखाया है, तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, जब कोई व्यक्ति कई बार एक ही कार्य को कर चुका होता है, ठीक है, तो अब जिसको अब साइंटिस्ट है तो उसका काम ही है कि कुछ इन्वेंट करना, तो बार बार वो क्या कर रहा है, इन्वेंट करने का कोशिश कर रहा है। तो इस तरीके से वो इन्वेंट करने में क्या हो जाता है, वो अनुभवी हो जाता है ना, उसके पास अनुभव आ चुका रहता है, तो अनुभव प्राप्त कर लेता है ना, जो उसको बाद के किसी भी काम में क्या होता है, काम आता है। तो इस तरीके से इसका इसलिए नाम रखाया है अनुभवजन। अब किसी भी वर्क को पहले तो वो न्यू रहता है, फिर धीरे धीरे क्या हो जाता है, अनुभवजन हो जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं घटकीय उपसिद्धांत या फिर घटकीय बुद्धि के बारे में, या जिसको हम लोग बोलते हैं विश्लेषणात्मक बुद्धि। अब विश्लेषणात्मक बुद्धि में कौन लोग आएंगे, विश्लेषणात्मक, जैसा कि नाम है, विश्लेषण करने की क्षमता होगा जिनमें, है ना, कंपोनेंशियल, यहाँ पे यू काट दीजिएगा, है ना, कंपोनेंशियल इंटेलिजेंस किन लोगों में होगा, जो लोग समस्या के प्रति, है ना, या फिर समस्या को विश्लेषण कर सकते हैं ठीक ढंग से, है ना, उसकी आलोचना कर सकते हैं ठीक से, या फिर, है ना, विश्लेषण करने का मतलब क्या है, किसी भी कोई भी जटिल समस्या है उसको तोड़ करके क्या करना, छोटे छोटे भाग में बांट करके उसको समस्या का समाधान करना। इसी तरह से चीज़ों में अगर कंपेयर करना होगा, है ना, कंपेयर करना है, तुलना करना है, इसके अलावा जज करना है किसी चीज़ में, है ना, क्रिटिक करना है, आलोचना करना है, तो ये सभी चीज़ों को करने की क्षमता जिन व्यक्तियों में होगा उसके अंदर कौन सा बुद्धि होगा, विश्लेषणात्मक बुद्धि होगा। तो ये था आपका बुद्धि का मतलब 3 प्रकार जो कि स्टेनबर्ग ने दिया है। तो सबसे पहला आपका व्यवहारिक बुद्धि, जिसमें बालक जो है क्या करता है, अपने इन्वायरमेंट में, है ना, कुछ चेंज कर करके, कुछ मॉडिफाई कर करके, है ना, इसलिए मॉडिफाई करता है ताकि उसको क्या कर सके, अपने लाभ के लिए उसका उपयोग, बेहतर उपयोग कर सके। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने 3 तरीके का 3 प्रक्रियाएँ देखी थी, जिसमें पहला जो प्रक्रिया था वो था आपका क्या, एडेप्टेशन, अनुकूलन, है ना, दूसरा आपका था शेपिंग, और तीसरा आपका है सिलेक्शन, है ना, इसमें खुद को बदलता है या खुद को स्वयं को क्या करता है, चेंज करता है, मॉडिफाई करता है। इसमें जो है वातावरण को चेंज कर देता है अपने अकॉर्डिंग, और इसमें जो है चयन की प्रक्रिया कब होती है, जब व्यक्ति के पास कोई ऐसी स्थिति आती है जिसका उसको अनुभव नहीं होता है, तो वहाँ पे क्या करता है, सिलेक्शन, है ना, सिलेक्शन करता है वहाँ पे। नेक्स्ट है आपका अनुभवजन, एक्सपीरियंशियल क्रिएटिव। इसमें आपने क्या देखा, इसमें वो मतलब वैसे मानसिक कौशल आते हैं जिसमें नई समस्या के लिए नया समाधान पर पहुंचा
जाता है। ठीक है, जैसे आइंस्टीन हो गए, न्यूटन हो गए, ये सभी लोग जो है इन्वेंशन करते हैं, कुछ नई समस्या, कुछ नया उसका समाधान ढूंढने का मतलब कोशिश करते रहते हैं। नेक्स्ट है आपका विश्लेषणात्मक, जिन व्यक्तियों में विश्लेषण करने का या फिर कहें कि जो लोग जो है आलोचना करते हैं चीज़ों में अच्छे ठीक ढंग से, उसके अलावा जो है उसमें क्या करते हैं, उसको तोड़ मरोड़ करते हैं, उसको जज करते हैं ठीक से, तो ऐसे लोग में क्या होता है, बुद्धि का किस प्रकार का बुद्धि होता है, तो विश्लेषणात्मक बुद्धि या फिर कंपोनेंशियल या फिर एनालिटिकल, है ना, घटकीय उसमें बुद्धि पाया जाता है। अब यहाँ पे हम लोग कुछ और बात करने वाले हैं फ्रेंड्स। यहाँ तक ये सब तो ठीक है, इसके बाद भी इन्होंने जो है हमारे दिमाग को 3 घटक में बांटा है। ठीक है ना, इन्होंने कहा था कि जब भी व्यक्ति कोई निर्णय लेता है ना, जब भी व्यक्ति जो है संज्ञानात्मक क्रियाएं करता है, तो उस समय जो है जो भी मतलब प्रोसेस होता है ना, जो भी प्रोसेस होता है उसको इन्होंने 3 कंपोनेंट्स में डिवाइड कर दिया कि व्यक्ति जो है 3 कंपोनेंट्स में क्या करता है, कोई भी निर्णय को लेता है। ठीक है, तो स्टेनबर्ग ने क्या बात कहा कि व्यक्ति में निर्णय लेने में मन के या फिर मन के काम में को सुविधाजनक बनाने के लिए 3 घटक का काम होता है ना। मन से जब आप कोई काम करते हैं तो उस समय है ना, मन को सुविधाजनक बनाने के लिए 3 घटक में बटे हुआ होता है। कौन? हमारा दिमाग जो है 3 घटकों में बटा हुआ होता है। अब कौन कौन घटक है जिसकी मदद से हम निर्णय ले पाते हैं, वो दिमाग का 3 घटक कौन सा है, ये भी कभी कभी एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाता है, तो इसको भी देख लेते हैं। पहला आपका है मेटा कंपोनेंट्स, है ना, जिसको हिंदी में भी आप क्या बोलते हैं, जिसको हिंदी में भी मेटा कंपोनेंट्स ही बोला जाता है ना, मेटा कंपोनेंट्स या फिर प्रमुख घटक भी बोल सकते हैं। ठीक है, मेटा कंपोनेंट्स बोला जाता है। ये क्या होता है, मेटा कंपोनेंट्स के द्वारा हम किसी भी कार्य की योजना बनाते हैं, है ना। कोई भी काम आपको परफॉर्म करना है, किसी भी कार्य का अगर आपको निष्पादन करना है, तो आप क्या करते हैं, योजना बनाते हैं, किसकी मदद से, मेटा कंपोनेंट्स की मदद से, है ना। इसके अलावा जो है इसका एक और काम है, ये हमारे दिमाग में एक नियंत्रक की तरह काम करता है, एक कंट्रोलर की तरह काम करता है ना। अब कंट्रोलर है तो कंट्रोलर क्या करेगा, अपने जो भी मानसिक कार्य होगा, है ना, अपने जो भी आप दिमाग काम कर रहे हैं दिमाग से, उस काम को करने के तरीकों को क्या करेगा, ये नियंत्रित करने का काम करेगा। तो मेटा कंपोनेंट्स एक नियंत्रक की तरह काम करता है, तथा जो भी आपको कार्य करना है ना, कार्य की निष्पादन के लिए जो योजना बनाना है, वो किसका काम है, वो आपका मेटा कंपोनेंट्स का काम होता है। नेक्स्ट है आपका निष्पादन घटक, है ना, जिसको परफॉर्मेंस कंपोनेंट्स कहते हैं। परफॉर्मेंस कंपोनेंट क्या करता है, कार्य करता है, ये उन काम को करता है जो कि मेटा कंपोनेंट्स के द्वारा तय किया जाता है। अब मेटा कंपोनेंट जो भी काम तय कर दिया या फिर जो भी योजना बना लिया, ठीक है, उसके ऊपर फंक्शन कौन करता है, तो निष्पादन घटक करता है, मतलब कि परफॉर्मेंस कंपोनेंट करता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ज्ञान प्राप्ति घटक, जिसको बोलते हैं नॉलेज एक्विजिशन कंपोनेंट। तो नॉलेज एक्विजिशन कंपोनेंट या फिर ज्ञान प्राप्ति घटक वह घटक है जिसका उपयोग नई जानकारी को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। ये प्रीवियस नॉलेज और न्यू नॉलेज के बीच में जो संबंध होता है उसको क्रिएट करने में भी काम आता है। तो जो भी आपका पूर्व ज्ञान है, ठीक है, जो भी आपका पूर्व ज्ञान है और जो आपका नई जानकारी है या नई ज्ञान है, पूर्व ज्ञान और नई ज्ञान के बीच में, है ना, जो संबंध बनाने का काम होता है, तो संबंध बनाने का भी कार्य कौन करता है, आपका नॉलेज एक्विजिशन कंपोनेंट्स करता है। जो भी आप नई जानकारी प्राप्त करते हैं या फिर जो भी आपके पास पहले से जानकारी होता है, उसमें बीच में क्या करता है, संबंध क्रिएट करने का काम करता है। तो ये था आपका दिमाग जो है 3 घटकों की मदद से काम करता है। कौन कौन, मेटा कंपोनेंट्स, परफॉर्मेंस कंपोनेंट और नॉलेज एक्विजिशन कंपोनेंट्स। मेटा कंपोनेंट्स वो जो कि कार्य की योजना बनाता है ना, जो भी कार्य करना है हमें उसकी योजना बनाता है, तथा एक नियंत्रक की तरह काम करता है, कंट्रोलर की तरह काम करता है, और काम करने के तरीकों को, प्रोसेस को क्या करता है, कंट्रोल में रखता है। नेक्स्ट है परफॉर्मेंस कंपोनेंट, जो कि मेटा कंपोनेंट्स के द्वारा बनाया गया जो योजना है उसके ऊपर ये कार्य करता है। और लास्ट में आपका हो जाता है जो भी नई जानकारी आपको प्राप्त करना होता है या जो पूर्व नॉलेज या फिर नई नॉलेज में जब संबंध क्रिएट करने की बात आती है, तब आपका काम करता है कौन, ज्ञान प्राप्ति घटक। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे हम मुख्य रूप से किन किन बारों में बात किए हैं। सबसे पहला चीज़, आपको ये 5 चरण का नाम याद रखना है ना। 5 चरण कौन कौन से हैं, तो आपका है पहला इनकोडिंग, है ना, इन्फेरिंग, मैपिंग, एप्लीकेशन और रिस्पॉन्स।
नाम से ही आपको समझ में आ जाएगा कि किसका क्या फंक्शन है। नेक्स्ट आपने देखा 3 प्रकार के बुद्धि के बारे में स्टेनबर्ग ने बात किया है, प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस, क्रिएटिव इंटेलिजेंस और एनालिटिकल, है ना, PCA से आप याद रख सकते हैं। प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस का एक और नाम क्या है, संदर्भात्मक बुद्धि, ठीक ना। नेक्स्ट है आपका क्रिएटिव का एक और नाम क्या है, एक्सपीरियंशियल। और लास्ट में है आपका एनालिटिकल, मतलब जिसके पास विश्लेषण करने का क्षमता होगा, ऐसे लोग आएंगे। या फिर कंपोनेंशियल, है ना, इसी का एक और नाम कंपोनेंशियल है। तो आप सभी नाम अच्छे से याद रखेंगे, यहाँ पे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है ना। तो आप इंग्लिश नाम आप याद रखेंगे, हिंदी अपने आप आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो इसके अलावा हम लोगों ने देखा कि हमारा दिमाग जो होता है 3 घटकों की मदद से काम करता है, जो ये घटक जो है हमारे कोई भी निर्णय लेने में हमें मदद करता है। तो ये 3 घटक कौन कौन से हैं, तो मेटा कंपोनेंट्स, परफॉर्मेंस कंपोनेंट एंड नॉलेज एक्विजिशन कंपोनेंट्स। आई होप आपको पूरा समझ में आ गया होगा जो भी मैंने आज इस थ्योरी में कहा है। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, है ना, जो भी हमें पढ़ना है आगे, टेस्ट के बारे में पढ़ना है, या फिर इसके अलावा हम लोग यहाँ पे इंटेलिजेंस टेस्ट जितना भी होता है, ग्रुप टेस्ट या फिर इंडिविजुअल टेस्ट, है ना, वर्बल, इनवर्बल, नॉन वर्बल, ये सभी टेस्ट के बारे में हम लोग आगे की वीडियो में हम लोग बात करेंगे। तब तक के लिए आप इस टॉपिक को पूरी तरह से रिवाइज़ कीजिए, वीडियो को और इस सेशन को लाइक करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने नहीं किया है तो, है ना, दोबारा से मत सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नहीं तो अनसब्सक्राइब हो जाएगा। और जो भी डाउट होगा आप कमेंट में पूछ लेना। Thank you so much. Thanks for watching this video.